हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पीटर एम ब्लाउ के विनिमय सिद्धांत के बारे में। विनिमयवादी समाज की दो या दो से कुछ अधिक व्यक्तियों के समूहों में विभाजित घटना मानते हैं। हर व्यक्ति दूसरे से संबंध बनाने में अपना नफ़ा नुकसान ध्यान में रखता है और चाहता है कि कम से कम दाम चुकाकर अधिक से अधिक नफ़ा उठा ले। पुरस्कार और उसके लिए चुकाने वाले दाम के आधार पर सामाजिक संबंधों में विनिमय होता रहता है। ऐसा भी होता है कि दूसरे व्यक्ति जो शक्तिशाली हैं को प्रसन्न करने के लिए मिलने वाले लाभ से अधिक दाम चुकाना पड़ता है। इस प्रकार के विनिमय संबंधों को असंतुलित विनिमय कहते हैं। ब्लाउ इस तरह के विवेचन से बहुत प्रभावित हैं और संबंधों और शक्ति का विवेचन असंतुलित विनिमय के आधार पर करना चाहता है। विनिमयवादी समाज को लगे हुए बाजार का स्थान मानते हैं। हर व्यक्ति दाम और नफ़ा नुकसान को ध्यान में रखकर यहाँ सौदा करता है। इस प्रवृत्ति को उपयोगवादी प्रवृत्ति भी कहते हैं। लोगों के सामाजिक व्यवहार स्पर्धापूर्ण होते हैं और होड़ इस बात के लिए होती है कि दूसरे को प्रभावित करके अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। यह बात सच्चाई से बहुत दूर नहीं है। ब्लाउ ने विनिमय का कोई कठोर सिद्धांत नहीं निकाला, कुछ नियम अवश्य बताए हैं। विनिमय का आधार इन नियमों के आसपास होता है। पहला है, लोग उस व्यवहार विशेष या कार्य को अधिक करेंगे जिसके द्वारा दूसरों से लाभ प्राप्त होता है। दूसरा है, एक दूसरे से लोग लाभ का अदला बदला जितना अधिक करेंगे उतना ही अधिक एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ होंगे और अपने व्यवहारों को कृतज्ञतापूर्ण चलाते रहेंगे। तीसरा है, विनिमय संबंध का जो पक्ष उल्लंघन करता है दूसरे उसे किसी न किसी रूप में दंडित करते हैं। चौथा है, व्यवहार या कार्य से लगातार पुरस्कार मिलता रहता है, उसका महत्व घटता जाता है। पांचवा है, विनिमय संबंध लेन देन संबंध जितने अधिक स्थिर होते हैं विनिमय उतना ही न्याय संगत होता है। छठा है, विनिमय की न्याय संगतता के नियमों का उल्लंघन जितना अधिक होगा दंड की मात्रा उतनी बढ़ती जाएगी। सातवां है, कुछ विनिमय संबंध अगर बहुत संतुलित होंगे तो दूसरे विनिमय संबंध असंतुलित हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि असंतुलित विनिमय के क्या परिणाम हैं। विनिमय में जिस पक्ष की कुछ नहीं मिलता उसे सामाजिक स्वीकृति मिलती है। लोग उस पक्ष की तारीफें करते हैं, सराहते हैं और आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुछ मिलने पर भी संबंध टूटते नहीं, क्योंकि सामाजिक स्वीकृति के कारण व्यक्ति संतुष्ट होकर संबंध निभाता रहता है। भारतीय नारी, जिसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है, इसी कोटि में आती है। ऐसा भी होता है कि जिसके लिए हम अपना घर बार लुटा देते हैं वही कहता है कि यह व्यक्ति बेघर बार का उजड़ा हुआ व्यक्ति है और संबंध रखने के काबिल नहीं है। कुछ आश्चर्य नहीं कि वह उजड़ा हुआ व्यक्ति कवि हो जाए, फिर कवि होने के कारण सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाए। ब्लाउ के अनुसार विनिमय असंतुलित होने पर भी सामाजिक संबंध टूटते नहीं, चलते रहते हैं। विनिमय संबंध में जो पक्ष शक्तिशाली होता है वह साधन संबंध भी होता है और पुरस्कार पर रोक लगा सकता है। दूसरों पर रोके हुए पुरस्कार का कर्ज लाद सकता है
और अवसर मिलने पे कर्ज चुकाने की मांग कर सकता है। अधीनस्थ व्यक्ति जो आहसान से दबा होता है कर्ज चुकाने के लिए मजबूर होगा। शक्तिशाली और अधीनस्थ के बीच शक्ति संबंध इसी प्रकार के होते हैं। अधीनस्थ बिना पुरस्कार पाए भी दाम चुकाता रहता है, केवल इसीलिए कि एक शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ उसके सिर पर है, वह सुरक्षित है। इच्छा न होते हुए भी सत्ताधारी से मातहती के संबंध चलते रहते हैं। ब्लाउ ने सामाजिक संरचना की व्याख्या प्रकार्यवादियों से कुछ भिन्न रूप से की है। प्रकार्यवाद के अनुसार जब तक सामूहिक लक्ष्य की खोज जारी रहती है, सामाजिक संरचना बनी रहती है। ब्लाउ के अनुसार सामाजिक संरचना जब तक औरस रहती है, बनी रहती है। जहाँ सामाजिक संरचना भ्रष्ट हो जाती है या जहाँ शक्ति का दबाव बढ़ जाता है, वहाँ सदस्यगण अपनी और सत्ता वापस खींच लेते हैं और ऐसे व्यक्ति या समूह उभर कर सामने आते हैं जो संरचना को परिवर्तित करना चाहते हैं। अतः विनिमय से सामाजिक संरचना स्थिर रहती है, लेकिन अधिक असंतुलित विनिमय से बदल भी जाती है। धन्यवाद।